गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। तो कल हमने किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने कहा था जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी सरफेस में से गुजरेंगी, प्रोवाइडेड दैट सरफेस परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। और उसका हमने फॉर्मूला निकाला था phi इज इक्वल टू E डॉट NdS। दिस वाज आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? अब हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस लॉ। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, total electric flux over a closed surface will be equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed in the surface। मतलब क्या है इसका? एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसको हम समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सरफेस है, उसका हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारे पास तरीका क्या है कि उससे गुजरने वाली सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम क्या कर लें? कैलकुलेट कर लें, गिन लें, है ना। यानी phi इज इक्वल टू E डॉट NdS। आप लाइनें गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 5000 लाइनें गिन रही है, जा रही है उस सरफेस में से, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं गिन पाएंगे जल्दी से। तो उसका तरीका क्या है? आप उस सरफेस के अंदर उस सरफेस को 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज रखा है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो क्या कहलाएगा? जो उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कहलाएगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। सरफेस के अंदर जो चार्ज है ना, उसका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आप कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने ये सरफेस है, Q चार्ज रखा है। अब प्लस Q से आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ? इन लाइंस को गिनेंगे हम, ठीक है। जितनी लाइंस होंगी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। लेकिन उसका एक और तरीका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की आपको पता है क्या कंडीशंस है, क्या वैल्यू है? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में चार्ज, जितना भी चार्ज रखा है ना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो लाइंस की कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगी, ठीक है। क्लियर? तो ये है आपके पास गॉस लॉ। इसका प्रूफ करेंगे आप, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है Q, ठीक है। क्लियर? वो स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे रखा है। कहां पे रखा है? स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे। लेट अस कंसीडर A प्लस Q चार्ज placed at the center of a spherical surface। एक स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे एक चार्ज Q रखा है, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहला काम, कोई भी सॉल्यूशन करते हुए हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से छोटा सा सरफेस एरिया ds अज्यूम कीजिए। Let us assume a surface area ds। अज्यूम कर लिया, ठीक है। देन अब हमारा काम क्या है?
दो काम करने हैं हमें। सबसे पहले जो डीएस सरफेस एरिया एज्यूम किया है हमने, कितने डिस्टेंस पर हो गया, रेडियस के डिस्टेंस पर हो गया, आर डिस्टेंस पर हो गया। उस सरफेस पर सबसे पहले हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो सबसे पहले आप रखेंगे +1 कूलम चार्ज, रख दिया। ये प्लस क्या हो जाएगा, रिपल्शन। रिपल्शन हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई किस तरफ, अवे फ्रॉम द चार्ज, बाहर की तरफ आ गई। दूसरा काम है इस सरफेस के साथ यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना। याद है हमें कहा था यूनिट नॉर्मल आउटवर्ड, बाहर की तरफ वेक्टर। इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ 90 डिग्री पर, इस पॉइंट पर निकालना हो तो 90 डिग्री बाहर की तरफ, तो यही बनेगा। ये आ गया आपके पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इस तरफ, यूनिट नॉर्मल भी इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। क्लियर है। देन फाई विल बी इक्वल टू E डॉट NdS विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन। आपको पता है A डॉट B खोलते हैं तो A का मैग्नीट्यूड E आ गया, वेक्टर हटा दिया। यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, E भी इस तरफ, N भी इस तरफ, 0 आ गई। ds का ds, तो फाई विल बी इक्वल टू, E को मैं बाहर ले आया, E इंटीग्रेशन ds, इक्वेशन 1 आ गई। क्लियर है, बोलिए। नाउ अब E due to a charge Q at distance R, KQ by R स्क्वायर। इस चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ये तो वही केस हो गया, एक चार्ज Q की वजह से R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर क्या आ गई, KQ by R स्क्वायर। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, putting in equation 1, KQ by R स्क्वायर, ds का इंटीग्रेशन S सरफेस एरिया, Q का Q, K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड R स्क्वायर का R स्क्वायर, ds है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, फाई विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नोड या 1 बाई एप्सिलॉन नोड इनटू में चार्ज, गॉस लॉ। ये क्या कहलाएगा आपका, गॉस लॉ। क्लियर है, बोलिए। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज इन ए सरफेस एरिया। एक बार फिर से देखते हैं गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, बंद सरफेस के ऊपर टोटल फ्लक्स कितना होगा, विल बी इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नोट टाइम द चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। कितना चार्ज है सरफेस में, फाई इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नोट गुणा में क्यू। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, वही एक बंद सरफेस लिया है, उसके अंदर चार्ज क्यू रख दिया। तो गॉस लॉ कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इसका होना चाहिए 1 बाई एप्सिलॉन नोट इनटू में क्यू। हमने क्या किया, एक छोटा सा सरफेस एरिया लिया और उसका फ्लक्स निकाला और उसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। छोटा सा सरफेस एरिया लिया ds, उसके लिए हमें दो चीज चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और n। कल हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यूनिट नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल जरूर चाहिए होगा हमें सॉल्व करते हुए। यहाँ पे +1 कूलम रखा, प्लस रिपल्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ। दूसरा एरिया का हमेशा क्या निकालते हैं, यूनिट नॉर्मल आउटवर्ड वेक्टर 90 डिग्री पर बाहर की तरफ, 90 डिग्री पर बाहर की तरफ इधर हो गया n, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो अब हम इसको सोल्व करने लगे तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट NdS, कल फॉर्मूला किया था हमने। A डॉट B को हमने सॉल्व किया, यहाँ से A डॉट B होगा A का मैग्नीट्यूड इंटू में B का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर हटा दिया E, यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, कॉस थीटा कॉस 0, ds का ds।
तो ई इंटू में cos 0 1 आ गया, ds आ गया, ई को बाहर लिया, इंटीग्रेशन ds। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक चार्ज q की वजह से r डिस्टेंस पर p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, kq बाय r स्क्वायर, पहले ही कर चुके हम। तो x डिस्टेंस होता तो kq बाय x स्क्वायर, y डिस्टेंस होता तो kq बाय y स्क्वायर, m डिस्टेंस होता तो kq बाय m स्क्वायर, लेकिन r डिस्टेंस है तो kq बाय r स्क्वायर। तो फाई आएगा kq बाय r स्क्वायर इंटू में s विल बी इक्वल टू q अपॉन k की वैल्यू रखती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, r स्क्वायर से r स्क्वायर, तो फाई आ गया q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज। दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ। ठीक है, क्लियर। अब है आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एक एप्लीकेशन एग्जाम्स में पक्का आती है, 3 नंबर की, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए infinitely long thin wire। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर की वजह से। किसकी वजह से? इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्या करनी है, निकालनी। मान लीजिए ये हमारे पास कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है, प्लस क्यू चार्ज इस पर फैला हुआ है, इनफाइनाइट लेंथ की है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। हमें सारे सरफेस इसके क्या करने हैं, कवर करने हैं। तो हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस मानेंगे सिलेंड्रिकल। हम अपनी तरफ से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानेंगे। क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस करें। लेट अस कंसीडर, चलो इसको इसी में पूरा करेंगे, इसलिए मैं इसको बीच में एक लाइन लगा देता हूं। ठीक है, क्लियर। लेट अस कंसीडर ए infinitely long wire having charge q uniformly spread on its length। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। टू फाइंड E, consider a cylindrical Gaussian surface। Gaussian surface क्या होता है? इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट सेम, क्या हो, सेम। इसके लिए गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन ई एट एवरी पॉइंट सेम। तो हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम किया। क्लियर है, बोलिए। देन बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है इस पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू ई डॉट एन डी एस। किसके बराबर होना चाहिए, जो इसमें चार्ज है बटा एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ तो यही कहता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये एक क्या है आपके पास, सिलेंड्रिकल सरफेस है, सिलेंड्रिकल जैसा ये। अब इसमें 2 सरफेस है, एक तो ये घुमावदार है, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस। एक आपके पास ये प्लेन है, ये प्लेन, इसको मैं अंदर कर दूं तो ये देखो, ये प्लेन सरफेस बन गया ना, प्लेन ये वाला। यानी ये तो घुमावदार है ये वाला, और ये इसके 2 प्लेन सरफेस है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो दोनों सरफेस की वजह से हो, घुमावदार वाले भी कर्व्ड सरफेस एज वेल एज साइड वाले प्लेन सरफेस, दोनों के लिए।
then phi will be equal to E dot NDS plus E dot NDS is equal to Q by epsilon नॉट। एक तो कर्व्ड सरफेस और एक प्लेन सरफेस। क्लियर हो गया? दोनों की वजह से आ गया। बोलिए, कर्व्ड एज वेल एज प्लेन सरफेस दोनों की वजह से आया। अब हमारे पास तरीका तो वही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ही काम करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमें है ना कर्व्ड में एक छोटा सा सरफेस एरिया मानना है, ये मान लिया मैंने ds, और एक प्लेन, ये प्लेन है दोनों, इसमें मान लिया मैंने ये छोटा सा सरफेस एरिया ds। क्लियर? अब पहले क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर हम क्या करेंगे, +1 कूलम रखेंगे। ये नीचे वायर पर प्लस चार्ज दे रखा है, प्लस प्लस रिपल्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ आ गई। इस सरफेस के साथ देखिए वही केस आ गया हमारे पास, इस सरफेस के साथ यहां पर 90 डिग्री बाहर की तरफ, ऊपर होगा ना, ऊपर 90 डिग्री बाहर की तरफ, यूनिट नॉर्मल वेक्टर या एरिया वेक्टर n बाहर की तरफ। थीटा क्या आ गया, 0 डिग्री, क्योंकि E और n दोनों बाहर। अब इसके लिए देखिए, पहले यहां क्या रखेंगे, +1 कूलम चार्ज, प्लस प्लस रिपल्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अब देखिए यही सरफेस अपना यहां पर, इस सरफेस पर, ये प्लेन वाला है, यहां पर 90 डिग्री आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, बाहर की तरफ 90 डिग्री ऐसे, यानी इस सरफेस पर बाहर की तरफ 90 डिग्री, यूनिट नॉर्मल वेक्टर n इस तरफ आएगा। अब थीटा कितने का आ गया, 90 डिग्री, यानी प्लेन के लिए थीटा 90 का और कर्व्ड के लिए थीटा 0 का। खोल दूं इसको, अभी आपने देखा है। देन फाई इज इक्वल टू, कर्व्ड के लिए थीटा 0, E का मैग्नीट्यूड E, n का मैग्नीट्यूड यूनिट नॉर्मल वेक्टर 1, cos ऑफ 0 इंटू में ds, प्लस E का मैग्नीट्यूड E, n का मैग्नीट्यूड 1, cos ऑफ 90 इंटू में ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये किसके लिए, कर्व्ड, और ये किसके लिए, प्लेन। अब आपको पता है cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, E को बाहर ले आए, 1 इंटू में cos 0 1, इंटीग्रेशन, सॉरी कर्व्ड क्लोज्ड पाथ है, ds प्लस cos 90 0 0 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तो कोई दिक्कत है, बोलिए, cos 90 0 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए आगे सोल्व कर दूं इसको, तो हमारा आ गया E इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये 0 खत्म, E इंटीग्रेशन ds का इंटीग्रेशन आएगा S, यानी सरफेस एरिया इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। S की वैल्यू होगी 2 पाई RL, सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का सरफेस एरिया। E आएगा आपके पास Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर? अब मान लीजिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी और आती है इसमें, लेट लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, क्योंकि यहां पूरी वायर की लेंथ पर चार्ज है, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, चार्ज अपॉन लेंथ इज इक्वल टू Q बाय L, और Q इज इक्वल टू लैम्डा L। ये वैल्यू यहां रखते, बोलिए, देन E इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL।
एल से एल गया, वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है? अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर डिस्टेंस के बीच में, तो हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्लियर? ये फर्स्ट एप्लीकेशन है कॉस लॉ की। एक एप्लीकेशन और करेंगे आज, भेजेंगे बाद में आपको। एनफ।